गुड मॉर्निंग गर्ल्स। चैप्टर नंबर 7 जो हम कर रहे हैं उसमें आज हम करेंगे तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। वे कौन से लोग हैं जो तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। इससे पहले हमने परिवहन संचार के बारे में पढ़ा था। ये सारी तृतीय क्रियाकलाप होते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में विकसित देशों में अधिकतर लोग द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, और जितने अल्प विकसित देश और विकासशील देश होते हैं वहां के लोग प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादा लगे होते हैं। विकसित देशों में अधिकतर जनसंख्या पढ़ी लिखी होती है और वो सारे किसी न किसी कार्य में, व्यापार में, संचार में और सेवाओं में लगे होते हैं। तो इसलिए वहां पर जो जनसंख्या है या फिर उद्योगों में लगे होते हैं, जैसे वीर निर्माण उद्योग हमने पहले द्वितीय क्रियाकलापों में पढ़े थे। तो द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं? उद्योग। और तृतीय व्यापार, परिवहन, संचार की सेवाओं में लगे हुए लोग, इन्हें हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। और अल्प विकसित देश जिनका विकास अभी हुआ नहीं है और विकासशील देश जो विकास कर रहे हैं, वो देश जो होते हैं उन देशों में प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादातर जनसंख्या लगी होती है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% तृतीय क्रियाकलापों में जनसंख्या लगी हुई है। इसी तरह से जैसे अभी हमने व्यापार और परिवहन संचार के विषय में पढ़ा था कि तृतीय क्रियाकलापों की सेवाएं होती हैं, उसी तरह से पर्यटन भी तृतीय क्रियाकलाप का एक मुख्य उद्योग है। पर्यटन क्या होता है? जो पर्यटन स्थल होते हैं वहां पर घूमने जाते हैं लोग, उसको हम पर्यटक बोलते हैं, जो घूमने जाते हैं। जहां पर पर्वतीय क्षेत्र होता है, झीलें होती हैं, जिसका भूदृश्य बहुत अच्छा होता है, जैसे हम हिल स्टेशन कह सकते हैं जिनको। हिल स्टेशंस में लोग घूमने जाते हैं, वहां का भूदृश्य देखने जाते हैं। वहां की जलवायु अच्छी होती है, वो सेहत के लिए भी अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से भी कई बार लोगों को हिल स्टेशन में भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर फ्रेश एयर होती है और क्योंकि पेड़ बहुत होते हैं और इस वजह से फ्रेश एयर होती है, और ये जो है हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और इतने अच्छे अच्छे जो दृश्य होते हैं लोग वो भी देखने जाते हैं। पर्यटन लोग व्यापार के अतिरिक्त मनोरंजन के उद्देश्य से भी किया जाता है। किसी स्थान की यात्रा को हम पर्यटन कहते हैं। इसके अलावा चिकित्सा के लिए भी पर्यटन किया जाता है। जैसे कुछ लोग अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, किस लिए? अपने इलाज के लिए, क्योंकि दूसरे देशों में उससे संबंधित डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। इसलिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो उसे चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों के संबंध कर दिया जाता है। इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है जब लोग अपनी चिकित्सा के लिए, अपने किसी न किसी चीज का इलाज करवाने के लिए, किसी बीमारी का, तो वहां जाते हैं, क्योंकि वहां पर उस बीमारी से रिलेटेड डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से इसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए अपने आप के अलावा किसी अन्य देश की यात्रा करने वाले लोगों को संदर्भित करता है। चिकित्सा पर्यटन अक्सर सर्जरी या इसी तरह के उपचार के लिए होता है। हालांकि लोग दंत पर्यटन तथा प्रजनन पर्यटन के लिए भी यात्रा करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मैंने जैसे आपको बताया है कि कुछ खास चीजों के लिए जहां पर डॉक्टर स्पेशल होते हैं, उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ज्यादातर बताया गया है कि सर्जरी के लिए डॉक्टर जो कॉस्मेटिक होते हैं, कॉस्मेटिक डॉक्टर्स होते हैं, जिसे हम डर्मोलॉजिस्ट कहते हैं,
डर्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वहां पर दूसरे देशों में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। भारत, स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, भारत, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुदान बिंबों तथा एमआरआई, जिसे हम एमआरआई कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है तथा रेडियो तरंगों के द्वारा शरीर के अंगों का चित्र या बिंब लिया जाता है। उच्च प्रवृत्ति के तरंगों के परीक्षण के साथ विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ये तीनों देशों के बारे में बताया गया है कि भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के इलाज किए जाते हैं। जैसे हम मैग्नेटिक रेज है, रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, उनके साथ शरीर के किसी भी अंग की फोटोग्राफी की जाती है, उसका इमेज ली जाती है और इसीलिए से हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, जिसे एमआरआई कहते हैं। और इससे शरीर के अंदर की जो है फोटोग्राफी ली जाती है, जहां पर कहीं पर कोई बीमारी है या कहीं पर कहीं दर्द है, कुछ भी है, तो उसका चित्र लिया जाता है। पर्यटन प्रदेश वे होते हैं जहां पर जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि वहां पर मौसम अच्छा होता है, जलवायु अच्छी होती है और वहां का भूदृश्य भी अच्छा होता है, इसीलिए लोग वहां पर घूमने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर का अनुकूल स्थान, या फिर भारत का पश्चिमी तट, पर्वतीय क्षेत्र, मनोहर भूदृश्य है। इसके अलावा भारत के अंदर विरासत स्थल है, स्मारक है, ऐतिहासिक नगर है, जो पर्यटन केंद्र कहलाते हैं, जो वर्ष भर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस तरह से हम इन्हें पर्यटन कहा जाता है। ये भी एक तरह का रोजगार है, क्योंकि दूसरे जगह से लोग भारत में भी आते हैं। जैसे फॉरेनर्स होते हैं, वो अपने देश से हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के भूदृश्य को देखने आते हैं। यहाँ पर बहुत पर्वत है, पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, झीलें हैं और हिल स्टेशन बने हुए हैं, बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं, घने वन भी हैं। तो यहाँ का जो भूदृश्य है, यहाँ की भूमियां हैं, यहाँ का इतिहास है, इन सब को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, जिन्हें हम पर्यटक कहते हैं। ये भी एक तरह से हमारी, और दूसरे देशों से लोग यहाँ पर देखने आते हैं, घूमने आते हैं, यहाँ के भूदृश्य को, उसे हम पर्यटक कहते हैं। और ये जो पर्यटक हैं दूसरे देशों से आते हैं, ये भी हमारे देश का एक इनकम का सोर्स है। घूमने के लिए आते हैं, कई जगहों पर टिकट होती है और कई तरह के रोजगार, जैसे बाजार, उन जगहों पर जहां पर हिल स्टेशन होते हैं, कई तरह के लोगों की दुकानें बनी होती हैं, होटल्स बने होते हैं। तो ये सारा जो रोजगार है, ये सारा अर्थव्यवस्था है हमारी, ये किस लिए चल रही है? क्योंकि यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए वहां पर अलग अलग प्रकार की चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस तरह से ये भी हमारे जो ये पर्यटन है, ये भी हमारे देश का एक तरह से उद्योग है, जिसे हम तृतीय क्रियाकलापों में रखते हैं, क्योंकि ये भी एक सेवाएं हैं। जैसे लोग अगर दूसरे स्थानों से यहाँ पर घूमने आते हैं, तो उनको कोई गाइड चाहिए होता है, जो उनको अलग अलग जगहों को दिखाता है, जितने ऐतिहासिक स्थल हैं वहां पर उनके बारे में, वो इतिहास के बारे में बताता है। तो एक गाइड है वहां पर उनको जरूरत होती है रहने की, होटल्स होते हैं और इसके अलावा उनको जो चीजें चाहिए होती हैं, उनके आसपास दुकानें बनी होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक तरह से व्यापार है और ये भी एक सेवाएं कहलाती हैं, इसीलिए पर्यटन को तृतीय क्रियाकलाप में रखा गया है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? मांग। सबसे पहला कारक है मांग, कि कितनी डिमांड है। अगर एक ऐसा स्थल है जहां पर लोगों की इतनी पहुंच नहीं है, लोगों को वहां की जलवायु अच्छी नहीं है, वहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो पर्यटन स्थल नहीं कहलाएगा।
जहां पर जलवायु अच्छी होगी, उस स्थान की मांग बहुत होगी, तभी तो वो एक पर्यटन स्थल बनेगा, क्योंकि वहां पर लोगों की डिमांड है जाने की। तो मांग का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, परिवहन, वहां पर लोगों की पहुंच भी होनी चाहिए। कुछ ऐसी जगहें हैं, पर्वतीय क्षेत्र ऐसे हैं जो वैसे तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन वहां पर पहुंचना आसान नहीं है। अब अगर हम कहें कि माउंट एवरेस्ट पर लोग डेली घूमने जाएंगे, वहां पर पर्यटन स्थल बना देते हैं, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। लोग इतनी ऊंचाई पर कहाँ जाएंगे? तो वो परिवहन के साधन भी वहां पर होने चाहिए, लोगों की पहुंच भी वहां पर होनी चाहिए, तभी लोग वहां जाना पसंद करेंगे। तो इसी तरह से पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जलवायु, जलवायु बहुत अच्छी होगी तो लोग वहां रहना पसंद करेंगे। बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी वो पर्यटन स्थल के लिए अच्छा नहीं होता। भूदृश्य, झीलें हैं, तालाब है, वहां पर बहुत बड़ी नदियां हैं, झरने हैं। अब आप देखो, आप भी कहीं जाते हो घूमने के लिए, आपको भी ये सब चीजें पसंद होती हैं। आपको भी चाहिए कि जहाँ का भूदृश्य अच्छा होगा, जहाँ पर झरने बहते होंगे, नदियां बहती होंगी, झीलें सुंदर, झीलों के साथ आसपास बहुत अच्छे से पेड़ लगे होंगे, बहुत ज्यादा ग्रीनरी होगी, तो वहां पर जाना पसंद करते हैं सब लोग। तो ये आकर्षित करने वाले कारक कहलाते हैं। इसके अलावा इतिहास एवं कला, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिसके साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत किले हैं यहाँ पर, और जो किले हैं पहले समय से राजा महाराजा जहाँ रहते थे, तो वो आज भी वो ठीक है, उनको लोग देखने जाते हैं। वो भी एक हमारा पर्यटन स्थल बना हुआ है। उनकी रेगुलर साफ सफाई की जाती है ताकि लोग उन्हें देखने आए, तो आकर्षित होते हैं लोग अगर उन्हें डेकोरेट किया जाए। जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल को लोग देखने जाते हैं। क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि वो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता को देखने जाते हैं। क्योंकि जो यमुना नदी के किनारे है वो, तो उसका जो भूदृश्य है बहुत अच्छा है। इसी तरह से जो पर्यटन स्थल होते हैं, वहां की जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए, वहां का भूदृश्य भी अच्छा होना चाहिए, और इतिहास एवं कला उसके साथ जो जुड़ी हुई है उसको भी देखने लोग जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर था, जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया वो था पर्यटन। जो पर्यटन का टॉपिक था ये भी देते क्रियाकलापों में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? ये एक छोटा सा शब्द है, इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको और भी बताऊंगी, जिसमें थोड़ी सी आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आउटसोर्सिंग का अर्थ है बाहर की किसी एजेंसी को काम देना, जिससे क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा लागत को कम कराया जा सके। अगर हम अपने देश में कोई कार्य करते हैं, कोई प्रोडक्ट करते हैं उद्योगों में, तो अगर हम चाहें कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, यही चीज बाहर किसी और देश में सेम अच्छा बन रहा है, बल्कि इससे भी अच्छा बन रहा है और उसकी लागत भी कम आ रही है, तो हम अगर उसको यही सेम चीज बनने के लिए दे दें, तो हम उसको कहेंगे आउटसोर्सिंग। जैसे हम एग्जांपल इसमें एक छोटी सी ले सकते हैं कि मोबाइल्स जैसे इंडिया में भी बनते हैं और चाइना में भी बनते हैं। और अगर हम देखें कि कुछ चाइनीज चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, जो वही खिलौने, वही मोबाइल्स यहाँ पर बनते हैं, वही सेम वहां पर बनते हैं, लेकिन वहां पर जो लागत है वो भी कम आती है, और साथ साथ उसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड की होती है और हमें उसमें और ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। तो हम बाहर के देशों को, इस तरह से बाहर की कंपनीज को अगर हम कुछ दे दें बनने के लिए, और वहां से क्यों दें? उससे एक तो लागत कम आएगी और उसमें जो कार्य है उसके अंदर और कुशलता नजर आएगी कि बहुत अच्छे ढंग से उसे बनाया गया है। और भी इसके अलावा जो हमारे शैम्पूज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम देखते हैं कि दूसरे देशों में बहुत अच्छा बनाया जाता है, क्रीम वगैरह, तो हम वहां की चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? वहां पर एक तो वो चीज सस्ती पड़ रही है, दूसरा वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो इस तरह से जो आउटसोर्सिंग है वो क्या होता है? बाहर की किसी एजेंसी को काम देना, जिससे दक्षता को बढ़ाया जा सके तथा लागत को कम कराया जा सके, उसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। यहां तक का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, इसमें थोड़ा सा चैप्टर और रह गया है,
वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।